जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में अचानक कोई बुरी खबर आती है, जॉब चली जाती है, किसी अपने का ट्रस्ट टूट जाता है, या डॉक्टर कह देता है कि आपको हार्ट डिजीज का खतरा है। उस पल में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहे, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए, तो वही सिचुएशन आपको गिरा भी सकती है और ऊंचाई पर भी ले जा सकती है। नेपोलियन हिल कहते थे, कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। आज हम सीखेंगे कैसे शांत बने रहें चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट 1, दिमाग की शक्ति, पावर ऑफ माइंड। हम सब जानते हैं कि इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे अद्भुत मशीन है, लेकिन ज्यादातर लोग इस मशीन की असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। जब भी हमारी जिंदगी में कोई अचानक बदलाव आता है, जैसे किसी का हार्श कमेंट, कोई फाइनेंशियल लॉस, किसी प्रिय का चला जाना, या अचानक मिली कोई बुरी मेडिकल रिपोर्ट, तो सबसे पहले असर हमारे दिमाग पर ही होता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च यह साफ बताती है कि जब हम स्ट्रेस या डर में होते हैं, तो हमारा ब्रेन तुरंत एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। यह हार्मोन शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमें अलर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह बार बार और लंबे समय तक हाई लेवल पर बना रहता है। हाई कॉर्टिसोल का मतलब है लो फोकस, वीक इम्यूनिटी और ज्यादा एंग्जाइटी। यानी आपका दिमाग ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। सोचकर देखिए, अगर एक छोटा सा थॉट केमिकल रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, तो इमेजिन कीजिए कि एक काल्म और फोकस्ड माइंड आपकी जिंदगी को कितनी गहराई से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाई कॉर्टिसोल लंबे समय तक एक्टिव रहने से बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, डाइजेशन इश्यूज और इवन अर्ली एजिंग। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क डबल तक बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे हमें ही कंट्रोल करने लगेगा। और यहीं पर नेपोलियन हिल का मैसेज सबसे पावरफुल बन जाता है, कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। अब अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो हमें ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां लोगों ने अपने दिमाग की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। वो इंसान जिसने एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की, उसी को उसकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बनाई हुई चीज से आपको बाहर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। ज्यादातर लोग टूट जाते, डिप्रेशन में चले जाते, या फिर परमानेंटली हार मान लेते। लेकिन स्टीव जॉब्स ने उस ह्यूमिलिएशन और स्ट्रेस को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शांत रहकर कामली एनालाइज किया कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज शुरू की, और ये वही समय था जिसने उनकी क्रिएटिविटी और विजन को और भी मजबूत बनाया। बाद में जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया, तो वही स्टीव जॉब्स उस कंपनी को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने में की रोल निभाए। अगर उन्होंने उस समय पैनिक किया होता, गुस्से में गलत डिसीजंस लिए होते, या अपनी एनर्जी लोगों को ब्लेम करने में वेस्ट की होती, तो शायद दुनिया आज आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसी चीजें कभी नहीं देख पाती। यह एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि दिमाग की शक्ति सिर्फ आइडियाज बनाने में नहीं है, बल्कि टफेस्ट सिचुएशंस में खुद को स्टेबल रखने में भी है। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है कि जब हम काल्म रहते हैं, तो हमारा ब्रेन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोड में शिफ्ट होता है। इस मोड में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी का हब है। इसके विपरीत जब हम पैनिक करते हैं, तो हमारा अमिगडाला यानी ब्रेन का फियर सेंटर कंट्रोल ले लेता है। उस समय हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। यानी हम सोच नहीं पाते, बस रिएक्ट करते हैं। यही कारण है कि जब कोई अचानक गुस्से में कुछ बोल देता है, तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि उस समय डिसीजन दिमाग का सोचने वाला हिस्सा नहीं, बल्कि डर और गुस्से वाला हिस्सा ले रहा होता है। लेकिन काल्मनेस हमें इस ऑटोमेटिक रिएक्शन से बचाती है। आइए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अचानक आपको एक टफ क्वेश्चन दिखता है। अगर आप पैनिक करते हैं, तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप काल्म रहते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और लॉजिकल सोच जारी रखते हैं, तो आपका दिमाग ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढ लेगा। यही प्रिंसिपल बिजनेस, रिलेशनशिप्स और हेल्थ हर जगह काम करता है। अब सवाल है, क्या काम रहना सिर्फ लकी लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रैक्टिस है, एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है।
रिसर्च कहती है कि रेगुलर मेडिटेशन करने वाले लोगों का अमिगडला छोटा हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में डर और गुस्से की जगह कम होती है और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की ताकत ज्यादा होती है। यही वजह है कि टॉप सीईओज, एथलीट्स और मिलिट्री लीडर्स मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप इसे नेगेटिव थॉट्स से भरते हैं तो यह और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसे काल्म और पॉजिटिव थॉट्स से भरते हैं तो यह अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस से जुड़ा सच है। लाइफस्टाइल के सिंपल चेंजेस भी आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप, क्योंकि नींद की कमी से कॉर्टिजोल लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हेल्थी डाइट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, दिमाग को काल्म और शार्प रखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स हैं। और सबसे जरूरी, डिजिटल डिटॉक्स। लगातार सोशल मीडिया और न्यूज़ के एक्सपोजर से दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी फोन फ्री टाइम देते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। इतिहास, विज्ञान और मॉडर्न लाइफस्टाइल तीनों हमें यही बताते हैं कि दिमाग की शक्ति इन्फिनिट है, लेकिन यह शक्ति तभी काम आती है जब हम इसे कंट्रोल करना सीखें। याद रखिए, काल्म माइंड ही क्रिएटिव माइंड है, काल्म माइंड ही हेल्थी माइंड है, और काल्म माइंड ही वो फाउंडेशन है जिस पर ग्रेट सक्सेस और इनर पीस दोनों बनते हैं। स्टीव जॉब्स ने इस कामनेस को प्रैक्टिस करके दुनिया बदल दी। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को मास्टर करके अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? पॉइंट 2, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। जिंदगी हर रोज हमें टेस्ट करती है, कभी छोटी छोटी बातों से तो कभी बड़े हादसों से, और उस समय यह डिसाइड होता है कि हम उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। इंसानी नेचर ये है कि जैसे ही कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, बिना सोचे समझे। यह ज्यादातर डर, गुस्से या फ्रस्ट्रेशन से आता है। दूसरी तरफ है रिस्पॉन्स, जो थोड़ा रुककर, सोच समझकर, काल्मली लिया गया एक्शन होता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क बहुत सटल है, लेकिन यही फर्क आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। सोचिए, आप ट्रैफिक में हैं, आपकी गाड़ी के पीछे से किसी ने जोर से टक्कर मार दी। अचानक आपके दिमाग में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। रिएक्शन होगा कि आप तुरंत गाड़ी से उतरेंगे, चिल्लाएंगे, गाली देंगे और शायद लड़ाई तक पहुंच जाए। इससे होगा क्या? आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी इमेज खराब होगी और शायद मामला और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, पहले सिचुएशन असेस करते हैं, फिर इंश्योरेंस प्रोसेस शुरू करते हैं, तो न सिर्फ इश्यू सॉल्व होगा, बल्कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा। रिएक्शन टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करता है। रिस्पॉन्स थोड़ी पेशेंस मांगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट, सॉल्यूशंस और इनर पीस लाता है। साइंस इस फर्क को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडला कहते हैं। यही हमारा फियर सेंटर है। जब भी कोई सडन इवेंट होता है, अमिगडला तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में डाल देता है। इसी वजह से हम रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे अचानक लाउड साउंड पर चौंक जाना या गुस्से में जोर से बोल देना। लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का हब है। जब हम थोड़ा रुकते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और फिर हम काल्मली सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं। यानी रिएक्शन अमिगडला ड्रिवन है, रिस्पॉन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ड्रिवन है। यही वजह है कि जो लोग काल्म रहते हैं वे हमेशा ज्यादा मैच्योर और वाइज लगते हैं। नेपोलियन हिल के टीचिंग्स में भी यही मैसेज रिपीटेडली आता है। वो कहते थे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का फर्क टैलेंट में नहीं, बल्कि उनके रिएक्शन और रिस्पॉन्स में है। सक्सेसफुल लोग हर मुश्किल में कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, अनसक्सेसफुल लोग पैनिक करके रिएक्ट कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और थिंकर्स की एक कॉमन क्वालिटी यही रही है, उनकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल लें। महात्मा गांधी के सामने कई बार ऐसे हालात आए जब लोग उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया। उनका अप्रोच हमेशा काल्म रिस्पॉन्स का था। यही रीजन है कि लाखों लोग उनकी लीडरशिप को फॉलो करने लगे। इमेजिन कीजिए, अगर गांधी जी हर इंसल्ट या अटैक पर रिएक्ट कर देते
तो शायद उनका मूवमेंट इतना पावरफुल नहीं बनता। उनके काम रिस्पॉन्सेज ने ही अहिंसा को एक ग्लोबल फिलॉसफी बना दिया। मॉडर्न एग्जाम्पल्स में नेल्सन मंडेला को देखिए। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, अनइमेजिनेबल टॉर्चर सहा, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। अगर वो बिटरनेस और रिवेंज के साथ बाहर आते तो शायद साउथ अफ्रीका कभी हील नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने काम रिस्पॉन्स दिया, रिकंसिलिएशन का, यूनिटी का। यही उनका सबसे बड़ा लेगेसी बना। अब प्रैक्टिकल लाइफ की ओर लौटते हैं। सोचिए, आपके वर्क प्लेस में बॉस ने सबके सामने आपको डांट दिया। इंस्टेंट रिएक्शन होगा डिफेंसिव या एग्रेसिव हो जाना, आपने मुझसे ऐसे कैसे बात की। लेकिन रिस्पॉन्स होगा कामली सुनना, सिचुएशन को समझना और बाद में प्राइवेट में जाकर रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना। रिएक्शन टेम्पररी ईगो सेटिस्फाई करता है, लेकिन रिलेशनशिप बिगाड़ देता है। रिस्पॉन्स ईगो को थोड़ा कंट्रोल करता है, लेकिन रिस्पेक्ट और ग्रोथ दोनों लाता है। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग बार बार रिएक्ट करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है और उनके रिलेशनशिप्स अनस्टेबल रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग पेशेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल लो होता है और उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में स्टेबिलिटी होती है। अब सवाल है, रिस्पॉन्स देना कैसे सीखें? सबसे सिंपल टेक्निक है 10 सेकंड रूल। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और फिर सोचकर कदम उठाइए। न्यूरोसाइंस कहता है कि ये 10 सेकंड अमिगडाला की इनिशियल रिएक्शन को काम कर देते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एक और पावरफुल टूल है डीप ब्रीथिंग। जब आप अचानक तनाव में आते हैं तो आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है। डीप ब्रीथिंग से इंस्टेंटली हार्ट रेट कम होता है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा खत्म हो गया है। इससे आप लॉजिकली सोच पाते हैं। लाइफस्टाइल में छोटे छोटे हैबिट्स भी रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जैसे रेगुलर मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और माइंडफुल लिविंग अपनाना। ये सब आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं कि हर चीज को थोड़ी डिस्टेंस से देखें और कामली रिस्पॉन्ड करें। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंसान रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे तो दुनिया कैसी होगी। सोशल मीडिया पर लोग लड़ाई नहीं करेंगे, फैमिली में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और सड़क पर छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसे हम अपने दिमाग की ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हैं। रिएक्शन वर्स रिस्पॉन्स का फर्क एक छोटे बीज और बड़े पेड़ जैसा है। रिएक्शन तुरंत स्प्राउट करता है लेकिन जल्दी मुरझा जाता है। रिस्पॉन्स धीरे धीरे ग्रो करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग रूट्स और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। रिएक्शन शॉर्ट टर्म रिलीज है, रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। रिएक्शन टेम्पररी कंफर्ट देता है, रिस्पॉन्स परमानेंट पीस। तो अगली बार जब आपके सामने कोई टफ सिचुएशन आए, चाहे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, वर्क प्लेस का इंसल्ट हो या कोई पर्सनल सेटबैक, तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? यही सिंपल अवेयरनेस आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकती है। याद रखिए, रिएक्शन इंसानी वीकनेस है लेकिन रिस्पॉन्स इंसानी स्ट्रेंथ। रिएक्शन एनिमल इंस्टिंक्ट है लेकिन रिस्पॉन्स ह्यूमन विजडम, और यही विजडम आपके माइंड को मास्टर करने और जिंदगी में कामनेस की सुपर पावर पाने का पहला कदम है। पॉइंट 3, विजुअलाइजेशन की ताकत। विजुअलाइजेशन यानी अपने दिमाग में एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाना। नेपोलियन हिल कहते थे, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ गहरा सच है। जब हम अपने दिमाग में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा ब्रेन सच और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पाता। यानी अगर आप बार बार खुद को किसी टफ सिचुएशन में काम और कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उस इमेजिनेशन को रियल प्रैक्टिस की तरह रजिस्टर करता है। और यही कारण है कि विजुअलाइजेशन दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स, म्यूजिशियंस, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स की सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। सोचिए, आप एक एथलीट हैं और ओलंपिक में दौड़ने वाले हैं। लाखों लोग देख रहे हैं, कैमराज ऑन हैं और आपके अंदर नर्वसनेस का तूफान है। अब अगर आप सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे तो आपके अंदर फियर और एंग्जाइटी डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1000 बार अपने दिमाग में इमेजिन किया है कि आप स्टार्टिंग लाइन पर कॉन्फिडेंट खड़े हैं, आपके मसल्स रिलैक्स हैं, आपकी सांस स्टेडी है और आप परफेक्टली फिनिश लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग पहले ही उस विक्ट्री को रिहर्सल कर चुका होगा। और जब एक्चुअल मोमेंट आएगा तो आपका माइंड नेचुरली काम रहेगा क्योंकि उसके लिए यह सीन नया नहीं होगा। न्यूरोसाइंस रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब आप किसी एक्शन की मेंटल रिहर्सल करते हैं
तो आपका ब्रेन उसी तरह एक्टिवेट होता है जैसे आप सच में वह काम कर रहे हों। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन के दौरान वही न्यूरल पाथवेज लाइट अप होते हैं जो फिजिकल एक्शन के दौरान एक्टिवेट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पियानिस्ट बिना पियानो छुए सिर्फ इमेजिन करता है कि वो कीज बजा रहा है, तो उसके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में वही एक्टिविटी होती है जो असली प्रैक्टिस के समय होती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, दिमाग रिहर्सल करता है, शरीर फॉलो करता है। एथलीट्स इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। माइकल फेल्प्स, जो हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्विमर हैं, उन्होंने हर रेस से पहले विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की। वो हर नाइट और हर मॉर्निंग इमेजिन करते थे कि वो कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्ट्रोक्स लेंगे, कैसे टर्न करेंगे और कैसे फिनिश लाइन टच करेंगे। उन्होंने सिर्फ विक्ट्री का पॉजिटिव सीन ही इमेजिन नहीं किया, बल्कि वर्स्ट केस सिनेरियोज भी इमेजिन किए। जैसे, अगर गॉगल्स में पानी भर गया तो क्या करेंगे, अगर ब्रेथ छूट गया तो कैसे रिकवर करेंगे। रिजल्ट, ओलंपिक्स में जब सचमुच एक बार उनके गॉगल्स में पानी भर गया तो वो पैनिक नहीं हुए। उनका दिमाग पहले से प्रिपेयर्ड था और उन्होंने काल्मली रेस पूरी करके गोल्ड मेडल जीत लिया। ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में भी टॉप सीईओज विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। ओपरा विनफ्री ओपनली कहती हैं कि विजुअलाइजेशन ने उनकी जिंदगी बदली। वो हर दिन इमेजिन करती थीं कि उनके पास एक बड़ा टॉक शो है, लाखों ऑडियंस उन्हें सुन रहे हैं और वो लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। आज ये सब उनकी रियलिटी है। इलॉन मस्क भी कहते हैं कि जब वो मार्स कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो पहले वो क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि रॉकेट लॉन्च से लेकर प्लैनेट पर कॉलोनी तक का प्रोसेस कैसा होगा। विजुअलाइजेशन उनकी इमेजिनेशन को एक्शन प्लान में बदल देती है। अब सवाल उठता है कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल क्यों है? दरअसल हमारा दिमाग इमेजेस को वर्ड्स से ज्यादा स्ट्रांगली रजिस्टर करता है। वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन इमेजेस इमोशनल और सेंसरी मेमोरी क्रिएट करते हैं। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं, उसके साउंड्स, स्मेल्स और फीलिंग्स के साथ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मानकर बिलीफ सिस्टम बना लेता है, और बिलीफ सिस्टम ही एक्शंस और हैबिट्स को ड्राइव करता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने विजुअलाइजेशन को सक्सेस का सबसे पावरफुल टूल कहा। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ सक्सेस पाने के लिए नहीं है, यह काल्मनेस और इनर पीस बनाने का भी सबसे इफेक्टिव तरीका है। इमेजिन कीजिए, आप रोज 5 मिनट बैठकर यह पिक्चर बनाते हैं कि आप सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत हैं। किसी ने आपको इंसल्ट किया है, कोई डील टूट गई है, या अचानक कोई हेल्थ स्केयर आया है, और आप कामली डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, कंपोज्ड हैं और वाइजली डिसीजन ले रहे हैं। जब आपका दिमाग बार बार इस सीन को रिहर्स करेगा, तो एक्चुअल सिचुएशन आने पर आपके अंदर पैनिक की बजाय स्टेबिलिटी आएगी। आपके दिमाग को लगेगा, मैंने यह सीन पहले ही हैंडल किया है। यही मेंटल प्रिपरेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। विजुअलाइजेशन को सही तरीके से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। सबसे पहले एक क्वाइट जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने टफेस्ट गोल या टफेस्ट सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अब सिर्फ विजुअल सीन नहीं, बल्कि पूरे सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। सोचिए, उस मोमेंट की साउंड क्या होगी, आपके आसपास की स्मेल कैसी होगी, आपके बॉडी की पोस्चर कैसी होगी, आपकी सांस स्टेडी है या तेज। जितनी विविड डिटेल आप देंगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सीन को रियल मानेगा। फिर इमेजिन कीजिए कि आप उस सिचुएशन में काल्म हैं, कॉन्फिडेंट हैं और परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसे रोज कम से कम 5 मिनट कीजिए। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 दिनों की रेगुलर विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस में 20 से 30% इंप्रूवमेंट देखा गया है। और अगर यह हैबिट बन जाए तो यह आपके बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह रीवायर कर देती है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर को भी कामली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में पहले ही हर सिनारियो का रिहर्सल कर लिया होता है। विजुअलाइजेशन का एक और हिडन बेनिफिट है, यह आपको मोटिवेट करता है। जब आप अपने माइंड में बार बार सक्सेस की पिक्चर देखते हैं, तो आपके अंदर नेचुरली एनर्जी आती है उसे अचीव करने की। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है और कंसिस्टेंट बनाती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को सिर्फ एक मेंटल गेम नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल हैबिट कहा जाता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी चैलेंज के सामने हों, तो सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन मत कीजिए, अपने दिमाग को भी तैयार कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप कामली उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग क्लियर है, आपका हार्ट स्टेडी है और आपका कॉन्फिडेंस अडिग है। यही विजुअलाइजेशन धीरे धीरे आपकी रियलिटी में बदल जाएगी। याद रखिए, विजुअलाइजेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की नेचुरल पावर है।
जब आप इसे कॉन्शियसली यूज करेंगे तो टफ से टफ मोमेंट में भी कामनेस और कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा। और यही काम विजुअलाइजेशन आपके अंदर वो सुपर पावर पैदा करेगी जिससे आप जिंदगी के हर तूफान को जीत में बदल पाएंगे। पॉइंट 4, इमोशनल कंट्रोल का साइंस। इंसान का असली टेस्ट कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी हमें अनएक्सपेक्टेड शॉक्स देती है, जब कोई प्रिय इंसान हार्श वर्ड्स बोल दे, जब वर्क प्लेस पर इंसल्ट हो जाए, जब बिजनेस में लॉस हो जाए, या जब कोई हेल्थ स्केयर अचानक सामने आ जाए। ऐसे मोमेंट्स में ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस से कंट्रोल खो देते हैं। कोई गुस्से में चिल्ला देता है, कोई पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेता है, कोई डर में हार मान लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में भी काम रहते हैं, और यही फर्क उनकी सक्सेस और फेलियर के बीच दीवार खड़ी करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्टडी ने साबित किया कि जो लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हैं वो एवरेज लोगों से लगभग 20% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल कंट्रोल आपकी क्लैरिटी को बचाए रखता है, और क्लैरिटी ही सही डिसीजंस की जड़ है। सोचिए, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है। अमिगडाला, जो ब्रेन का फियर और एंगर सेंटर है, कंट्रोल ले लेता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल सोचने वाला हिस्सा टेम्पोरेरीली शट डाउन हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अगर वही इंसान काल्म रहता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है और वो लॉजिकल, क्रिएटिव और बैलेंस डिसीजन ले सकता है। यही कारण है कि इमोशनल कंट्रोल सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस और हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। हेल्थ की बात करें तो इमोशनल कंट्रोल के बेनिफिट्स और भी गहरे हैं। जब हम बार बार गुस्से में रिएक्ट करते हैं या हर छोटी बात पर पैनिक करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम लगातार हाई अलर्ट मोड में रहता है। इससे बॉडी का हार्ट रेट तेज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है। यह लगातार स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ा देता है। लेकिन रिसर्च यह भी दिखाती है कि जो लोग काल्म रहते हैं उनका हार्ट रेट नेचुरली स्टेडी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रहता है और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। यानी इमोशनल कंट्रोल सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता बल्कि आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी बचाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन डायरेक्टली स्ट्रेस और अनकंट्रोल्ड इमोशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने इमोशनल रेगुलेशन सीख लिया तो आपने अपनी जिंदगी से इन बीमारियों का बड़ा खतरा पहले ही रिड्यूस कर दिया। इमेजिन कीजिए, सिर्फ काल्म रहना आपकी जिंदगी को लंबा और स्वस्थ बना सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े लीडर्स और थिंकर्स इमोशनल कंट्रोल के मास्टर थे। एब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लीजिए। सिविल वॉर के दौरान जब पूरा अमेरिका हिंसा और कॉन्फ्लिक्ट में डूबा हुआ था तब लिंकन अक्सर पत्र लिखते थे अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वो पत्र कभी भेजते ही नहीं थे। यह उनकी टेक्निक थी, अपने इमोशंस को बाहर निकालना लेकिन दूसरों पर उसे डंप न करना। बाद में उन्होंने कामली सिचुएशन एनालाइज करके सही स्ट्रैटेजी बनाई और पूरे देश को एक किया। यह इमोशनल कंट्रोल का सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसी तरह महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस नहीं था बल्कि उनकी एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर थी। जब लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए और ब्रिटिश सरकार बार बार प्रोवोक करने की कोशिश करती रही तब गांधी जी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। अगर वो गुस्से में आते तो आंदोलन हिंसक हो जाता और उसका असर कमजोर पड़ जाता, लेकिन उनकी कामनेस ने मूवमेंट को स्ट्रेंथ दी। आधुनिक दौर में भी हम देखते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन लीडर्स की सबसे पावरफुल स्किल है। सात्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ने अपनी लीडरशिप स्टाइल में एम्पैथी और काल्मनेस को कोर बनाया। उन्होंने एक बार कहा था, "The ability to control your emotions, especially anger and frustration, defines your long-term credibility as a leader." यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कभी सिंकिंग शिप माना जाता था, आज दुनिया की टॉप कंपनीज में है। अब सवाल उठता है, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? इसका सबसे पावरफुल और सिंपल तरीका है जर्नलिंग। जब भी कोई टफ सिचुएशन आए तो तुरंत उसे पेपर पर लिख लीजिए। नोट कीजिए कि आपने कैसे रिएक्ट किया और कैसे कामली रिस्पॉन्ड कर सकते थे।
न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम अपने थॉट्स को लिखते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें ऑब्जेक्टिवली देखने लगता है, जैसे हम किसी और की कहानी पढ़ रहे हों। इससे इमोशंस का इंटेंसिटी कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। एक और टेक्निक है पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आप रिएक्ट करने वाले हों, तुरंत 10 सेकंड पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, काउंट कीजिए 1 से 10 तक और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। यह सिंपल पॉज आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है और अमिगडाला ड्रिवन रिएक्शन को रोक देता है। मेडिटेशन भी इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन करने वाले लोगों का अमिगडाला छोटा हो जाता है और उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी काफी कम हो जाती है। मतलब छोटी छोटी बातों पर जो लोग पहले ट्रिगर हो जाते थे, वो अब काल्मली हैंडल करने लगते हैं। डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स भी इस कंट्रोल को आसान बनाते हैं। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन इमोशनल रिएक्टिविटी को 40% तक बढ़ा देती है। इसी तरह अनहेल्थी जंक फूड ब्लड शुगर स्पाइक्स क्रिएट करता है, जो इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स को बढ़ाता है। रेगुलर एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो नेचुरली मूड को स्टेबलाइज करता है। यानी इमोशनल कंट्रोल सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर टफ सिचुएशन को काल्मली हैंडल करने लगें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स लड़ाई में नहीं बदलेंगे, वर्कप्लेस पर स्ट्रेस प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस में बदल जाएगा और आपकी हेल्थ स्टेडी रहेगी। यही इमोशनल कंट्रोल का असली साइंस है। ये आपको सिर्फ काल्म नहीं बनाता, बल्कि आपको वो क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और लॉन्जेविटी देता है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो याद रखिए, इमोशंस हमारे सर्वेंट हैं, मास्टर नहीं। अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते तो वो हमें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर हम काम रहकर उन्हें रेगुलेट करना सीखते हैं तो वही इमोशंस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। यही है इमोशनल कंट्रोल का असली विज्ञान। पॉइंट 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जरा सोचिए, आप सुबह उठे और सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? किसी अधूरे काम की चिंता, कल हुई किसी बहस का बोझ या आने वाले दिन की भागदौड़? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों पर जूम करता है जो हमारे पास नहीं है या जो गलत हो रहा है। लेकिन न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों यह मानते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस का असली सीक्रेट ग्रैटिट्यूड में छिपा है। यानी उस चीज के लिए जेन्युइनली थैंकफुल होना जो पहले से हमारे पास है। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि रिसर्चर्स ने इसे लाइफ चेंजिंग सुपर पावर कहा है। रिसर्च स्टडीज इस बात की गवाही देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, यानी हर दिन 3 चीजें नोट करते हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं, उनमें डिप्रेशन 25% तक कम देखा गया। उनका स्ट्रेस लेवल लो हुआ, स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई और उनकी ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन हाई रही। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने वाले लोग ज्यादा होपफुल रहते हैं, ज्यादा रिजिलियंट रहते हैं और सबसे बढ़कर वो टफ सिचुएशंस को कामली हैंडल करते हैं। सोचिए, जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम पर जूम करता है। यही रीजन है कि हम पैनिक करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिफ्रेम करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी जॉब चली गई तो पैनिक करने की बजाय आपका माइंड यह सोच सकता है, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है और यह नया चैप्टर शायद मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज दिलाए। ग्रैटिट्यूड माइंड को एक बैलेंस्ड लेंस देता है, जिससे आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी भी देख पाते हैं। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो ओपरा विनफ्री इसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। उन्होंने ओपनली शेयर किया है कि उनकी सक्सेस और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका ग्रैटिट्यूड जर्नल। ओपरा रोज रात को 3 से 5 चीजें लिखती हैं जिनके लिए वो थैंकफुल होती हैं, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, जैसे एक अच्छी कप ऑफ टी, किसी दोस्त की मुस्कान या किसी स्ट्रेंजर का हेल्प करना। ओपरा कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड ने उनकी जिंदगी को ग्राउंड किया और उन्हें हर कठिनाई से कामली लड़ने की शक्ति दी। साइंस इसको और गहराई से एक्सप्लेन करता है। जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जो हैप्पीनेस और पीस का बेस हैं। ग्रैटिट्यूड ब्रेन की वायरिंग बदल देता है। बार बार ग्रैटिट्यूड करने से हमारा फोकस ऑटोमेटिकली उन चीजों पर शिफ्ट हो जाता है जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो मिसिंग हैं। यह कांस्टेंट शिफ्ट हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। हार्ट हेल्थ पर भी ग्रैटिट्यूड का असर डायरेक्ट है।
जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक रिसर्च की एक स्टडी बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर होता है, हार्ट रेट स्टेडी रहता है और उनकी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेटर होती है। यानी थैंकफुल रहना लिटरली आपके दिल को मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कैसे करें। सबसे सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले पेपर और पेन उठाइए और 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। यह जरूरी नहीं कि बड़ी अचीवमेंट्स हों, यह छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आज बारिश में भीगने का मजा, किसी दोस्त का सपोर्टिव मैसेज या आपकी हेल्थ का स्टेबल होना। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव ढूंढा जा सकता है। एक और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और इमेजिन कीजिए उन लोगों का चेहरा जिन्होंने आपकी जिंदगी में अच्छा किया है। मेंटली उन्हें थैंक यू कहिए। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा देती है। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को भी हील करता है। जब आप अपने पार्टनर, फैमिली या फ्रेंड्स को छोटे छोटे थैंक यू मैसेजेस देते हैं तो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि कपल्स जो रेगुलरली एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उनकी रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन 40% तक बढ़ जाती है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ थैंक यू कहना आपके रिश्तों को इतना बदल सकता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एक और एग्जाम्पल लीजिए। अमेरिकन सोल्जर्स जो युद्ध से लौटते हैं उनमें से कई लोग PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरते हैं। लेकिन जिन सोल्जर्स ने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड लेटर्स प्रैक्टिस की उनमें PTSD के सिम्टम्स 30-35% तक कम हुए। यह दिखाता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं बल्कि हीलिंग के लिए भी पावरफुल है। नेपोलियन हिल के फिलॉसफी में भी ग्रैटिट्यूड का बड़ा रोल है। वो कहते थे कि सक्सेसफुल लोग हमेशा थैंकफुल रहते हैं क्योंकि ग्रैटिट्यूड अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। जब आप थैंकफुल रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैसेज भेजता है, मेरे पास पहले से बहुत है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यही अबंडेंस माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। तो अब अगली बार जब आप डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड महसूस करें तो सिर्फ एक एक्सरसाइज कीजिए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, आज मैं किन 3 चीजों के लिए थैंकफुल हूं। यह सवाल आपके फोकस को ऑटोमेटिकली पेन से पॉसिबिलिटी की ओर शिफ्ट कर देगा। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड कोई टेम्परेरी मूड फिक्सर नहीं बल्कि एक परमानेंट माइंडसेट है। यह आपके दिमाग को रीवायर करता है, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स को हील करता है और आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई करता है। ओपरा विनफ्री जैसी आइकॉन्स ने इसे अपनी लाइफ का फाउंडेशन बनाया और अब साइंस भी इसकी ताकत को कंफर्म कर रहा है। तो सवाल यह है, क्या आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है कि यह छोटा सा हैबिट आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। पॉइंट 6 माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी तेज हो गई है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल नोटिफिकेशंस, फिर रश में ऑफिस डेडलाइंस, ईमेल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रात को थके हुए सो जाना। दिन ऐसे गुजरता है मानो हम ऑटो पायलट पर जी रहे हों। और इसी रेस में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे माइंड का कामनेस। यही कारण है कि आज दुनिया भर में लोग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ओर लौट रहे हैं। यह कोई मॉडर्न फैशन नहीं है बल्कि न्यूरोसाइंस और एंशिएंट विजडम दोनों इसे ह्यूमन ब्रेन की सबसे पावरफुल हीलिंग और फोकसिंग टेक्निक मानते हैं। साइंस अब यह कंफर्म कर चुका है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के फियर सेंटर यानी एमिगडाला का साइज श्रिंक हो जाता है। एमिगडाला वही हिस्सा है जो हमें पैनिक, स्ट्रेस और ओवर रिएक्शन में धकेलता है। जब यह छोटा होता है तो हम ऑटोमेटिकली ज्यादा काम और इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, फोकस और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, वह स्ट्रांग हो जाता है। यानी मेडिटेशन लिटरली दिमाग को रीवायर करता है, उसे पैनिक से पीस की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दलाई लामा को देखिए। वो एक्सट्रीम सिचुएशंस, पॉलिटिकल एग्जाइल, लाखों लोगों की सफरिंग और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स सब कामली हैंडल करते हैं। उनसे पूछा गया कि वो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं, तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, डेली मेडिटेशन। मेडिटेशन उनकी मेंटल इम्यूनिटी है और यही इम्यूनिटी हर इंसान को चाहिए, क्योंकि दुनिया के स्टॉर्म को रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्टॉर्म के बीच काम रहना हमारे कंट्रोल में है।
अब माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का असली साइंस समझिए। जब आप रोज सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपनी सांस पर फोकस करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस से डिटैच होना सीखता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, ब्रेन की वो एबिलिटी जिससे नई न्यूरल पाथवेज बनते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन में ऐसे पाथवेज बनते हैं जो अवेयरनेस, काल्मनेस और क्लैरिटी से जुड़े होते हैं। नतीजा यह होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट किया है कि माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन एंजाइटी और डिप्रेशन को 35-40% तक कम कर देता है। यही कारण है कि आज गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयीज को माइंडफुलनेस ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो स्ट्रेस फ्री और ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकें। हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में भी मेडिटेशन की रूट्स बहुत गहरी हैं। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि सफरिंग का अंत अवेयरनेस से ही होता है। माइंडफुलनेस ही वो अवेयरनेस है जो हमें वर्तमान में ले आती है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग या तो अतीत की रिग्रेट में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में। मेडिटेशन हमें करंट मोमेंट की शक्ति सिखाता है, क्योंकि सच तो यही है कि जीवन अभी है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप माइंडफुलनेस अडॉप्ट करते हैं तो छोटे छोटे मोमेंट्स भी बदल जाते हैं। जैसे खाना खाते समय फोन स्क्रॉल करने की बजाय हर बाइट का स्वाद महसूस करना, वॉकिंग के दौरान हर स्टेप और हवा की ठंडक को नोटिस करना, फैमिली के साथ बैठते समय जेन्युइनली प्रेजेंट होना, न कि माइंड कहीं और भाग रहा हो। यह छोटे छोटे माइंडफुल एक्ट्स आपके ब्रेन को शांत करते हैं और आपकी रिलेशनशिप्स को गहराई देते हैं। रिसर्च बताती है कि रोज सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ा सकता है, जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़ा है। यही कारण है कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स अब मेडिटेशन को मेंटल जिम कहते हैं। जिस तरह बॉडी फिट रखने के लिए जिम जरूरी है, उसी तरह माइंड को फिट रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे सिंपल तरीका है, एक क्वाइट जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस ऑब्जर्व कीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और हर सांस के साथ अवेयर रहिए। आपका माइंड भटकेगा, यह नॉर्मल है, लेकिन हर बार जब आप नोटिस करें कि माइंड भटक गया है, काल्मली उसे वापस सांस पर ले आइए। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके ब्रेन को ट्रेन करती है। शुरुआत में 2-3 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसे 10-15 मिनट तक ले जाइए। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। आप चाहें तो माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल लिसनिंग सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने पार्टनर की बात सचमुच पूरी अवेयरनेस के साथ सुने तो आपके रिलेशनशिप में कितनी क्लैरिटी और ट्रस्ट आएगी। दलाई लामा, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स की काल्मनेस का रहस्य यही था, उनकी डीप अवेयरनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस। आज न्यूरोसाइंस उनकी बातों को साइंटिफिकली प्रूव कर चुका है। तो अगली बार जब आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस फील करें तो एस्केप मत ढूंढिए, कहीं भागिए मत। बस 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस ऑब्जर्व कीजिए। यह सिंपल एक्ट धीरे धीरे आपके दिमाग को पैनिक से पीस और कैओस से क्लैरिटी की ओर ले जाएगा। याद रखिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में सर्वाइवल स्किल है। यह सिर्फ आपके दिमाग को शांत नहीं करता, बल्कि आपके हार्ट को हील करता है, आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है और आपकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी लाता है जो किसी भी तूफान में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। पॉइंट 7, एनवायरनमेंट का असर। हम सब सोचते हैं कि हमारी सोच, हमारी इमोशंस और हमारी रिएक्शंस सिर्फ हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस जगह पर हम काम करते हैं, जिन कॉन्वर्जेशंस और एनर्जीज से हम घिरे होते हैं, वो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी पर गहरा असर डालते हैं। जैसे एक खुशबूदार फूलों के बगीचे में खड़े होने से हमें ऑटोमैटिकली फ्रेश और शांत महसूस होता है, वैसे ही अगर हम लगातार टॉक्सिक और नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी धीरे धीरे ड्रेन्ड और डिस्टर्ब्ड हो जाती है। न्यूरोसाइंस इसे इमोशनल कंटेजन कहता है। इसका मतलब है कि इमोशंस भी एक वायरस की तरह फैलते हैं। अगर कोई इंसान लगातार स्ट्रेस, गुस्से और पैनिक में रहता है तो उसकी बॉडी से निकलने वाला एनर्जी और उसका बिहेवियर दूसरों को भी प्रभावित करता है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं उनके आसपास के लोग भी एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स दिखाते हैं, इवन अगर उन्होंने खुद कोई स्ट्रेसफुल घटना फेस नहीं की।
यानी एक स्ट्रेस्ड पर्सन सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं बिगाड़ता, बल्कि आसपास के लोगों के दिमाग और शरीर को भी डिस्टर्ब करता है। इसीलिए कहा जाता है, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आप ज्यादातर लोगों के साथ रहते हैं जो हर छोटी बात पर पैनिक करते हैं, कंप्लेन करते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपका माइंड भी उसी पैटर्न को अडॉप्ट करने लगेगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट काम, इंस्पायरिंग और पॉजिटिव है, तो आपका ब्रेन नेचुरली शांत और फोकस्ड हो जाएगा। आर्मी ट्रेनिंग इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए, सोल्जर्स को ऐसी सिचुएशंस में भेजा जाता है जहां डेथ और डेंजर हर पल मौजूद होता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और फिजिकल एग्जॉस्शन उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। लेकिन फिर भी आर्मी का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर नहीं, बल्कि काल्मनेस अंडर प्रेशर पर होता है। उन्हें सिखाया जाता है कि पैनिक करने से डिसीजन मेकिंग बिगड़ जाती है, लेकिन काम रहने से क्लैरिटी और सर्वाइवल दोनों बढ़ते हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जहां डिसिप्लिन, फोकस और कामनेस हर सिचुएशन में नेचुरल हैबिट बन जाती है। यही वजह है कि सोल्जर्स बैटलफील्ड के केओस में भी कंपोज्ड रहते हैं। एक और एग्जाम्पल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लीजिए। अगर कोई टीम का लीडर लगातार एंग्शियस और एंग्री रहता है, तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस गिर जाता है। रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि जब लीडर काम और सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तो उसकी टीम ऑटोमेटिकली ज्यादा क्रिएटिव और मोटिवेटेड महसूस करती है। एनवायरनमेंट लिटरली प्रोडक्टिविटी और पीस दोनों को शेप करता है। अब सवाल यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे कॉन्शियसली चुन सकते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ऑब्जर्व कीजिए कि किन लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं और किन के साथ टाइम बिताने पर आप इंस्पायर्ड और काल्म फील करते हैं। यह डिफरेंस सटल होता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। टिप यही है, उन लोगों के साथ समय बिताइए जो इंस्पायर करें, पैनिक नहीं। यह लोग आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं, आपको पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं और टफ सिचुएशंस में भी आपको ग्राउंडेड रखते हैं। हो सकता है यह आपके दोस्तों, मेंटर्स, बुक्स या इवन ऑनलाइन कम्युनिटीज में मिले। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो भी आपका एनवायरनमेंट बनाता है। अगर आप लगातार न्यूज चैनल्स पर पैनिक क्रिएटिंग हेडलाइंस देखते हैं, तो आपका माइंड एंग्शियस होगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन म्यूजिक, इंस्पायरिंग टॉक्स या ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली सपोर्टिव बन जाएगा। एनवायरनमेंट का असर हेल्थ पर भी होता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोग सपोर्टिव और काल्म कम्युनिटीज का हिस्सा होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और उनमें डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं। दूसरी तरफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स में रहने वाले लोग, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फैमिली, उनमें हार्ट डिजीज और मेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? पॉजिटिव कंपनी चुनें, उन लोगों से मिलें जिनकी प्रेजेंस से आप बेटर वर्जन फील करें। नेगेटिव एक्सपोजर लिमिट करें, अननेसेसरी गॉसिप, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और पैनिक क्रिएटिंग न्यूज से दूरी बनाइए। सेफ स्पेसेस क्रिएट करें, घर या वर्क प्लेस पर एक काल्म कॉर्नर बनाएं जहां आप रिलैक्स कर सकें। प्लांट्स, सॉफ्ट लाइट या मेडिटेशन स्पॉट, ये सब एनवायरनमेंट को हीलिंग बनाते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट फिल्टर करें, सोशल मीडिया पर अनफॉलो कीजिए उन अकाउंट्स को जो आपको एंग्शियस करते हैं और फॉलो कीजिए वो पेजेस जो इंस्पायर करते हैं। दलाई लामा ने एक बार कहा था, पीस इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउटसाइड, इट इज समथिंग यू कल्टिवेट इनसाइड, बट द एनवायरनमेंट कैन नर्चर इट। यानी पीस इनर जर्नी है, लेकिन सही एनवायरनमेंट उस जर्नी को आसान बना देता है। तो याद रखिए, जैसे पोल्यूटेड हवा हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हमारे दिमाग और दिल को डैमेज करता है। और जैसे फ्रेश हवा हमें हील करती है, वैसे ही पीसफुल एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में काल्मनेस और क्लैरिटी लाता है। इसलिए अगली बार सोचिए, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको पैनिक की ओर धकेल रहा है या पीस की ओर खींच रहा है? और अगर आंसर पहला है, तो अब वक्त है अपनी कंपनी, अपनी सराउंडिंग्स और अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली बदलने का। क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता है। जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और दर्द भरे पल, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप किन स्टॉर्म्स का सामना कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि उन स्टॉर्म्स के बीच आप अपने अंदर की शांति को कितना बचा पाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, कामनेस इज पावर, और यही इस पूरी जर्नी का सार है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सही डिसीजन लेते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों को भी शांति देते हैं। और जब आप शांत रहते हैं
तो जिंदगी के हर तूफान के बाद आप और मजबूत होकर खड़े होते हैं। तो आज से एक कमिटमेंट कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप खुद को कंट्रोल करेंगे, न कि हालात आपको। आप अपनी ब्रीथिंग, अपनी सोच और अपनी कंपनी को वाइजली चुनेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे चॉइसेस मिलकर आपकी पूरी लाइफ को बदल देते हैं। अब आपकी बारी है। अगर यह मैसेज आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें अपने लाइफ में थोड़ा कामनेस और क्लैरिटी चाहिए, और कमेंट करके बताइए आप अपनी जिंदगी में कौन सी एक छोटी हैबिट आज से अडॉप्ट करने वाले हैं जिससे आप हर सिचुएशन में शांत रह पाएं। याद रखिए, दुनिया को आज ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की नहीं, बल्कि ज्यादा शांत और जागरूक लोगों की जरूरत है। हो सकता है वो पहला कदम आप ही हों।